हर साल पाकिस्तान में कुछ 1 लाख से 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स एक ही टेस्ट देते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो कि उनकी जिंदगी के अगले 5 से 6 साल डिफाइन करने वाला है, उन्हें डॉक्टर बनाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाने, इस टेस्ट का नाम है MD-GATE यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। खुशी सिर्फ कामयाबी से नहीं। अब लास्ट ईयर ही यानी कि 2024 में ये कहा गया कि 2 लाख के करीब बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, लेकिन उस टाइम पर टोटल सीट्स कितनी थी? टोटल सीट्स थी 22,200, MBBS के लिए 18,500, BDS के लिए सिर्फ 3,700, यानी कि हर 9 में से सिर्फ एक स्टूडेंट का ख्वाब पूरा हो सकता है डॉक्टर बनने का, और बाकी के स्टूडेंट्स, उनका क्या? अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि इतने सारे स्टूडेंट्स ये टेस्ट दे रहे हैं तो कितने % पास हो रहे हैं, 2021 की बात करें तो टोटल 1.9 लाख स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया था, टेस्ट दिया था, और इसमें से सिर्फ 35% कामयाब हुए थे। पंजाब में दूसरे प्रोविंसेस के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा था नंबर, 43% स्टूडेंट्स कामयाब हुए थे। इस वीडियो की जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी तो मैं चाह रही थी कि समझा जाए ये जो हमें इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है पास होने वाले स्टूडेंट्स और फिर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के दरमियान और फिर सीट्स के दरमियान, ये कोई छोटी बात नहीं है। So I started investigating. मैंने उन स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करी जिन्होंने MD-GATE का एग्जाम दिया है, उनकी राय जानने की, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करी। एंड ट्रस्ट मी, जो कुछ मुझे सुनने को मिला या फिर जो कुछ मुझे देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। देर तक वहाँ पर अनकॉन्शियस थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं, और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के अब तक के सबसे मुश्किल माने जाने वाले टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ बात कर जो कि इस सब से गुजर चुके हैं। यही तो कह रही है, इसमें क्या करेगा ये, क्या करेगा? मुझे वैसे अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगा है। जिंदगी भर उठा के नहीं खिला सकता। तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। सोचो, तुम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हो और तुम्हारा ख्वाब है डॉक्टर बनना। MBBS, BDS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये वो गोल्डन टिकट्स हैं जो तुम्हें मेडिकल फील्ड में ले जाते हैं। ये काफ़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं रहा है बल्कि एक इज्जत का बैच बन चुका है। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल एक ट्रॉफी की तरह है जिसे तुम हर एक को दिखाकर फ्लैक्स कर सकते हो। लेकिन अगर तुम भी ये ट्रॉफी चाहते हो तो उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक हर्डल से गुजरना होगा, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, जिसे MD-GATE कहा जाता है। ये नेशनल लेवल एग्जाम है जिसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और अब रिसेंटली एडेड लॉजिकल रीजनिंग। ये एक 3 घंटे का टेस्ट होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। MBBS की सीट के लिए तुम्हें 55%, जबकि BDS की सीट के लिए तुम्हें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स ये टेस्ट देने वाले हैं, जबकि टोटल सीट्स हमारे पास सिर्फ 17,615 हैं। यानी कि अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने का चांस 10% से भी कम हो जाता है। तो अब जरा वक्त में थोड़ा सा पीछे जाते हैं ये जानने के लिए कि इस टेस्ट को क्यों बनाया गया था। ये 2010 का पाकिस्तान था जहां पर मेडिकल कॉलेज एग्जाम्स बिल्कुल जंगल के कानून की तरह काम कर रहे थे। हर पब्लिक सेक्टर कॉलेज जैसे कि UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में, और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस DUHS कराची में, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KMU पेशावर में, या बोलान मेडिकल कॉलेज BMC बलोचिस्तान में अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट रखते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू पेपर लीक्स का भी था, और अगर फेवरेटिज्म की बात की जाए तो वो तो खुल्लम खुल्ला चल रहा था। तो यूनिवर्सिटी के फेवर की वजह से कई तलबा को बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी सीट मिल जाती थी। तो इसी वजह से उस टाइम के पाकिस्तान के डॉक्टर्स के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा था कि क्या वो इनफ क्वालिफाइड हैं भी, क्या वो इस सीट के काबिल भी हैं जिस सीट पर वो आज बैठे हुए हैं। यहीं से इन सभी मसाइल को हल करने के लिए 2010 के दौरान MD-GATE को इंट्रोड्यूस करवाया गया। पंजाब ने UHS के साथ लीड लिया और एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट बनाया, यानी कि एक ही एग्जाम पंजाब के सारे मेडिकल कॉलेजेस में, एक ही दिन, एक ही सिलेबस और एक जैसे रूल्स। लेकिन अभी भी ये नेशनल लेवल पर नहीं हो रहा था, बल्कि सभी सूबे पंजाब को फॉलो करते हुए अपना अपना MD-GATE इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। फिर
आया 2019 जब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC का ड्रामा शुरू हुआ। PTI गवर्नमेंट ने PMDC को हटाकर PMC बना दिया। एक नेशनल एमडीकेट पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट, एक ही दिन, एक ही सिलेबस और एक ही तरह के रूल्स के साथ। और फिर ये पहला एमडीकेट नेशनल लेवल पर लिया गया जिसे PMC लीड कर रहा था 2021 में। लेकिन ये तो PMC के लिए शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने इस टेस्ट को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। तलबा को डिजिग्नेटेड सेंटर्स में जाकर स्क्रीन्स पर MCQs सॉल्व करने होते थे। तो मैंने उस टाइम के एक स्टूडेंट से बात कर ये जानने की कोशिश करी कि आखिर को स्टूडेंट्स का खुद से क्या एक्सपीरियंस रहा था PMC की इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट के बाद। क्या हुआ कि जो भी MCQs आ रहे थे वो ग्रुप पे ट्रांसफर होते जा रहे थे सारे, और वो क्या बच्चों ने बस वहां से तैयारी करी। एंड वाले बच्चों के धड़ाधड़ एडमिशन हुए, बच्चों के मार्क्स भी बहुत ज्यादा आए। बच्चों के 15 मार्क्स कम भी हुए और 15 मार्क्स बढ़े भी, और मैं उनमें से थी जिनके कम हुए। बहुत आसान पेपर आया था, बहुत आसान था, लेकिन मेरा जब स्कोर आया तो कम था। सोशल मीडिया का ये दौर है और इसमें आप 1 मिनट के अंदर पूरी न्यूज फैल जाती है, तो आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि 30 दिन तक पेपर हो रहा है और वो पेपर कहीं अपलोड नहीं होगा। तो ये उन बच्चों के साथ अनफेयर हुआ था जिनका पेपर स्टार्टिंग के टाइम पर हुआ। जब हम स्क्रूटनिंग के लिए गए थे ना, तो उन्होंने कहा था हमें 20,000 दे दो, हम आपको 69 मार्क्स दे देंगे आउट ऑफ 75। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने पैसे देकर मार्क्स बढ़वाए अपने बोर्ड में। मैंने कहा था जहाँ तालीमी निज़ाम इतना खराब। अच्छा, इवन मैंने मेरा BDS में हो रहा था बट मैंने नहीं किया, फिर मेरा दिल नहीं करा कि मैं ऐसे तालीमी निज़ाम में पढ़ूं। बिल्कुल, उस टाइम पर अगेन हमें पेपर लीक्स देखने को मिली, सेम तरह का केओस देखने को मिला। बल्कि स्टूडेंट्स के लिए अब एमडीकेट और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो इस बच्चे का टेस्ट 31 अगस्त को था और जिस बच्चे का टेस्ट 30 सितंबर को था, उसके उनके बीच में 30 डेज का डिफरेंस था और डेली MCQs आते थे। I know 90% of the MCQs were the fake ones, but to be very honest, 10% of the MCQs were the ones which were actually in the exam. Like you're getting an opportunity, give them money and you'll get your marks increased by 1 and 2. It's one of the most important exam of some of the students of their life, and it's like joke. You're getting your marks increased, you're getting marks decreased, and you don't know everything. खैर 2023 तक इतना हंगामा हुआ कि अब PMC को ऑफिशियली हटा दिया गया और PMDC वापस से आ गया। लेकिन PMDC ने वापस आकर कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, बल्कि हमें दोबारा से पेपर लीक्स देखने को मिल रही थी। 2023 और 2024 का एमडीकेट सबको याद है। रानीपुर में एमडीकेट मेडिकल एंट्री टेस्ट से कबल पर्चा आउट होने के बाद तालिब इल्मों ने एहतजाजी रैली निकाली है। कराची में एमडीकेट के तलबा नताइज के खिलाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सिंध में हुआ ये कि पेपर लीक होने की अफवाह। अच्छा, ये हम हर दफा देख रहे होते हैं। एक और चीज एमडीकेट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग ये भी है कि इसे नेशनल एग्जाम तो कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक नेशनल एग्जाम नहीं है। यानी कि हर प्रोविंस का अपना अपना पेपर होता है और अपना अपना सिलेबस होता है। हाँ, सेम दिन एग्जाम होता है, लेकिन डिफरेंट पेपर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की चेकिंग भी होती है। इसीलिए कई स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि शायद सिंध का जो एमडीकेट का बोर्ड है, जो कि एमडीकेट के एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, वो ज़्यादा मुश्किल एग्जाम बनाता है या फिर वो ज़्यादा अच्छे से चेकिंग नहीं करता। जबकि जो पंजाब का बोर्ड है, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी होती है, उनके पेपर्स ईजी आते हैं या फिर मे बी उनकी मार्किंग काफ़ी अच्छे से होती है। ज्यादा वो लोग देते हैं फेडरल बोर्ड वाले और A लेवल्स वाले, जैसे 90 ले लेते हैं बच्चे। मैंने जितनी मेहनत की थी ना सिंध बोर्ड में, इतने जो है ना, अगर मैं किसी और बोर्ड में करती तो मैं काफी अच्छी परसेंटेज। जो मेरी बहुत सारे मेरी दोस्त वगैरह कॉलेज के, वो ये कह रहे थे कि हमने तो इतना अच्छा पेपर दिया मगर चेकिंग अनफेयर थी। तो दूसरे बोर्ड्स वाले बहुत ज्यादा परसेंटेज दे देते हैं इजीली। मैंने एमडीकेट में 160 स्कोर किया था ना, जो फाइनल रिजल्ट आया था। यही अगर 160 किसी A लेवल्स वाले बच्चे ने किया हुआ ना, तो वो आज जाओ मेरिट MBBS में बैठा हुआ है। लेकिन इस सारे केओस की वजह से जो स्टूडेंट्स के ऊपर एक इमोशनल प्रेशर बना है, उसके बारे में कौन बात करेगा। PreMed.pk के एक सर्वे ने बताया कि 60% तलबा को फैमिली से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट नहीं मिलता। 17 में से 12 प्रेशर में तो अपना कीवर्ड ही याद नहीं रख पाते। खैर, ये जो पिछले सालों पूरा इमोशनल ड्रामा हो चुका है, उसने इन तलबा के ऊपर कितना गहरा असर छोड़ा है, उसको जानने के लिए मैंने उन तलबा से बात करने की कोशिश करी या फिर उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने ये नोट किया कि जो भी स्टूडेंट्स एमडीकेट दे चुके हैं, वो एमडीकेट को एक नाइटमेयर कर बुलाते हैं। उन्होंने इसे स्कैम का, ट्रॉमा का, इमोशनल टॉर्चर का नाम दिया। यहाँ तक कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस साल एमडीकेट देने वाले हैं, वो अभी से मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जैसे कि एक फ्रेशमैन ने कहा कि मैंने मैट्रिक में 94% और फर्स्ट ईयर में 91% लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस सिस्टम आपको वर्थलेस फील करवाता है। लेकिन ये फीलिंग कोई नई नहीं है, बल्कि आज से 10 साल पहले टेस्ट देने वाले स्टूडेंट भी सेम चीज़ें फील कर चुके हैं।
तो एक और जिसने ये टेस्ट आज से 10 साल पहले दिया था, उनका कहना था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मैं अपनी इंटेलिजेंस पर शक करने लगी थी, घंटों रोती थी। इसके बाद एक 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट जिसने 2022 में क्लियर किया था, उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज इतनी इररिस्पॉन्सिबल थी कि ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि PMDC होगा या PMC होगा। 1 महीना पहले बताया कि टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पर होगा। फिर उसके बाद एग्जाम एनवायरनमेंट जहाँ पर टेस्ट हो रहे थे वो जगह कैसी थी, तो उस पर भी स्टूडेंट्स का कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अब जो है 10:30 बजे का पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा। अब वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई, ये मेरी गलती थी। लेकिन मेडिकल टीम वहाँ पर जो थी ना, मुझे जो मेडिसिन चाहिए थी वो मेडिसिन उनके पास थी नहीं। तो देर तक वहाँ पर अनकॉन्शियस थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आधा घंटा तक तो मैं बिल्कुल होश में ही नहीं थी और पेपर का कोई आता पता ही नहीं। 11 बजे के पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ। द एंड 12:20 या 12:15 हो रहे थे, उन्होंने हमें पेपर दिए और कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई इंतजामिया नहीं थी, पेरेंट्स ही कंट्रोल कर रहे थे। तो अब जो है ना शोर मचना स्टार्ट हो गया। पेरेंट्स ने जो है वो शोर वोर स्टार्ट कर दिया। बच्चे रोना शुरू हो गए कि हम तो अंदर ही नहीं जा पा रहे। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो वॉशरूम के लिए खड़े हुए थे और वो गाड़ी खोल ही नहीं रहे थे। फिर जब वो गाड़ी खुली तो उसके अंदर पानी नहीं था। एक स्टूडेंट जिसने 2024 के कराची के MDCAT का टेस्ट दिया था, उसने कहा कि प्रेशर कुकर जैसा था, फैंस भी नहीं चल रहे थे और जब हम इस पूरे chaos का शिकार थे, हमारे इन्विजिलेटर्स चाय पर बातें कर रहे थे। एक और स्टूडेंट ने कहा कि 2-2 घंटे तक हमें लाइंस में खड़ा होना पड़ा था क्योंकि कराची में सिर्फ 2 ही सेंटर्स थे, तो इसलिए टेस्ट शुरू होने से पहले ही थक गए थे। किसी ने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट था तो मैं पास हो गया, जबकि दूसरे ने कहा कि दे फेल्ड मी आफ्टर प्रोटेस्ट, दे पास्ड मी विद बेयरली एनी मार्क्स, सो हाउ डज दैट हेल्प। और अगेन हर दूसरे स्टूडेंट जिसका मैंने एक्सपीरियंस पढ़ने की कोशिश करी, उन्होंने लीक्स के बारे में बात की हुई थी कि किस तरह से लीक्स की वजह से उनका पूरा पेपर, उनकी पूरी तैयारी, सब कुछ वेस्ट हो गया, उनका पूरा साल वेस्ट हो गया। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट ने ये भी शेयर किया कि उनके दोस्त ने इस एग्जाम को अपनी जान तक दी थी और वो बदकिस्मती से अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। तो सोचो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने अपने करियर्स को लेकर बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी तो शायद अभी शुरू हुई है, वो किस सबसे गुजर रहे होंगे इस एक MDCAT टेस्ट की वजह से। और फिर फेयरनेस, उसको तो भूल ही जाओ। यहाँ पर मैं एक चीज़ काफ़ी क्लियर कर दूँ, कई लोग ऐसे हैं जो कि हर साल MDCAT के लिए अप्लाई करते हैं, हर साल MDCAT का टेस्ट देते हैं, फेल होते हैं, अगले साल फिर MDCAT का टेस्ट देते हैं, लेकिन इनका बार बार रिपीट करना दूसरे कई फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी 90s में परसेंटेजेस थी, 90 से ज्यादा भी परसेंटेजेस थे, लेकिन जो उस साल के बच्चे थे यानी 2022 के बच्चे थे, तो उनकी परसेंटेजेस तो कम आई थी ना, क्योंकि वो तो कोविड वाले बच्चे नहीं थे। बट अब जब रिपीटर्स आए तो रिपीटर्स 90 वाले, तो मेरिट तो हाई हो गया, मेरिट तो उनकी वजह से हाई हो गया, तो वो बच्चे रह गए जो 2022 वाले थे। इसी तरह 2023 वालों के साथ हुआ। नए आने वाले बच्चों की ना, एक तो सबसे पहली बात, बच्चे जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी हकतलफी होती है। और अकेडमीज उनका अपना धंधा चल रहा है, यानी कि अपने पोस्टर्स पर अच्छे से बड़े बड़े नंबर्स कर दिखा देते हैं कि हमारी एकेडमी से पढ़ने के बाद देखो MDCAT का इनका कितना अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जब रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, जब सब कुछ सबके सामने आता है, तो ये सारे पोस्टर्स गायब हो जाते हैं। ये सारे लोग जो पोस्टर्स पर छपे हुए थे, अचानक से इनकी आइडेंटिटीज मिलना मुश्किल हो जाती हैं। और अकेडमीज का माफिया तो इतना चालाक है कि ये स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करने पर फोर्स करते हैं। अगर एक मरतबा MDCAT पास नहीं हुआ, अच्छी परसेंटेज नहीं आई या फिर कम परसेंटेज आ गई, तो कहेंगे ठीक है, इस साल दोबारा हमारी एकेडमी में एडमिशन लो, दोबारा 70 से 60 हज़ार तक पे करो और फिर दोबारा से MDCAT दो। और अगर दोबारा भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर दोबारा MDCAT दो। यानी कि एकेडमी का तो जेब भरता रहता है, लेकिन स्टूडेंट अपना साल पर साल वेस्ट करता रहता है। एंड माइंड यू, ना सिर्फ अपना साल वेस्ट करना बल्कि दूसरे कई फ्रेश स्टूडेंट्स का सीट मिलने का चांस भी कम कर देना। एकेडमी माफिया के बारे में एक तलबा ने ये भी बताया कि स्टेप एकेडमी ने 42,000 लिए थे, लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, सिर्फ टॉपर्स पर ही फोकस किया गया था। दूसरी बार मैंने खुद से तैयारी की, लेकिन PMDC ने फीस बढ़ा दी थी, गलत कीस थी और फिर रिजल्ट लेट किया गया था। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स ने तो MDCAT को ही माफिया बोल दिया। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जिस सबसे हर साल ये तलबा गुजर रहे हैं, उसके बाद MDCAT को माफिया बुलाना कोई गलत बात नहीं है। मे बी MDCAT टेस्ट इटसेल्फ कोई माफिया नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज़, जो अकेडमीज, जो यूनिवर्सिटीज़ इन सब के साथ जुड़ी हुई हैं, वो एक माफिया की तरह ही काम कर रही हैं। या फिर वो लोग जो कि पेपर लीक्स करवाते हैं, जो कि पेपर को सेल करते हैं, ये सब एक माफिया की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर एक बच्चे के ख्वाब को कैश किया जा रहा है। और कई मरतबा ये ख्वाब उस बच्चे का नहीं होता, बल्कि उसके माँ बाप का होता है। तो वो मजबूर माँ बाप जो कि चाहते हैं कि सोसाइटी में उनके बच्चे का कोई नाम हो, सोसाइटी में उनका बच्चा डॉक्टर बने, उसके लिए अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, बच्चे पर सख्तियां करते हैं। उन सभी मजबूर पेरेंट्स के ख्वाब को भी कैश किया जाता है। इस सब में चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उनकी फीलिंग्स को कैश किया जाता है। फायदा किसका होता है? अथॉरिटीज का होता है, PMDC का फायदा होता है, इन अकेडमीज का फायदा होता है। कौन सा लास्ट टाइम था जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये ट्राई किया हो कि इन सभी तलबा से बात की जाए, उनका जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस रह चुका है उस पर बात की जाए। मैं एज ए क्रिएटर, मेरे लिए कितना आसान था इन तलबा तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करना। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए ये क्या बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल टास्क है? लेकिन नहीं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस सबसे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको बस फ़र्क पड़ता है एग्जाम की डेट्स अनाउंस करने से, PMDC को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जस्टिफिकेशंस देने से, यूनिवर्सिटीज़ को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ तब जब उनकी इमेज ख़राब हो रही हो। लेकिन वो तलबा जो कि हर साल मुसलसल इस पूरे कयास से गुजर रहे हैं, उनका क्या गारंटी है कि 2025 में भी तलबा सेम तरह के कयास से नहीं गुजरे? वो कयास जो कि उन्हें 2010 के बाद से हर साल फीड हो रहा है एमडीकेट के बाद। ये सब तो सिस्टम की बात है, लेकिन उसके बाद इसी सिस्टम में जो एक डॉक्टर का ऑब्सेशन है उसके बारे में कौन बात करेगा? इस डॉक्टर के ऑब्सेशन की वजह से कई तलबा रिपीटर्स बनकर एमडीकेट हर साल बार देते हैं। सोसाइटी आपको ये कहकर गुमराह करेगी कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो तुम फेल हो, लेकिन आप उनको जॉब्स ना मिलना, वर्किंग आवर्स का इंसेन होना, सैलरी मिनिमम होना और सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो होना, ये रियलिटी बताकर उनकी इस पैथेटिक 10 साल पुरानी सोच को 100 साल पीछे फेंक देना। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि ये बेवकूफी है कि 3 दफा 4 दफा एमकैट देना। बेसिकली अगर आप सिंध बोर्ड के चक्कर में है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कौन सा चेक कर रहा है। सही है, सिर्फ एमबीबीएस नहीं है हमारी, मतलब बहुत सारी, सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। सही है, अगर आपका एमबीबीएस नहीं हो रहा, आप बीडीएस चूज कर सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। आप डीपीटी कर सकते हो, आप मतलब फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड फील्ड। मैं खुद इसी फील्ड से हूँ, तो मतलब मैं तो बड़ा इसको वो करती हूँ कि बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अलावा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत अपकमिंग फील्ड है। किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा कर उसमें मास्टर्स कर सकते हो, आप एज ए लेक्चरर जॉब कर सकते हो। नहीं हो रहा, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ लो यार, वेरी गुड फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है। मतलब आप आईटी पढ़ सकते हो, आप एआई के उसमें जा सकते हो, आप एआई को पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें। अकेडमीज आपको गुमराह करेंगी ये कह कर कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो आप एक बहुत बड़े लूजर हैं, आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है, इसी के लिए मेहनत करें और सब कुछ छोड़ दीजिए। लेकिन आप उनको वो सारा पैसा जो कि अकेडमी आपसे मांग रही है, उसी सेम पैसे को अपनी किसी और फील्ड में इन्वेस्ट कर वहां से कामयाब होकर उनके इस पैथेटिक मेंटल टॉर्चर का मुंह तोड़ जवाब देना। अब कई तलबा ये भी कहते हैं कि अथॉरिटीज को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अच्छी अकेडमीज भी एग्जिस्ट करती हैं जहां से हम अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही वो नेक्स्ट सेंटेंस में ये भी कहते हैं कि दुआ करो कि इस दफा पेपर लीक ना हो, दुआ करो कि इस दफा करप्शन ना हो। तो फिर आप किस अथॉरिटी को ब्लेम ना करने की बात कर रहे हैं? ये सेम अथॉरिटी ही है जो कि करप्शन कर रही है, आपके पेपर लीक्स कर रही है। सबको पता है कि डॉक्टर बनने के चांसेस कम है, सीट्स कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल हजारों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनकी फैमिली इन्वेस्ट करती है, उधार लेकर इन्वेस्ट करती है, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं। हमारी एक बैकवर्ड सोच जो कि डॉक्टर से आगे बढ़ ही नहीं रही है, और इसके बारे में मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में जहाँ पर मैंने करियर्स के ऊपर बात की थी कर चुकी हूँ। इसके बाद जिया जुल्फिकार की एक डॉक्यूमेंट्री भी काफी हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो कि आज डॉक्टर्स बन रहे हैं, एमबीबीएस के अपने फाइनल ईयर में हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और उनका एक्सपीरियंस देखने के बाद भी हमें ये रियलाइज होता है कि कितना बड़ा माफिया यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आप एमडीकेट का टेस्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बल्कि आई एम रूटिंग फॉर यू। आई वुड बी हैप्पी कि अगर आपको आपके हिस्से की सीट मिल जाती है, इतना हार्ड वर्क या फिर इस पूरे हर्डल से गुजरने के बाद। लेकिन दिस वीडियो इज अ रियलिटी चेक फॉर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर। उनको पता हो, वो मेंटली प्रिपेयर हो कि वो किस सबसे गुजरने वाले। अपने ख्वाब के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, बल्कि समझ कर लड़ना जरूरी है। अगर आप भी इस एमडीकेट की पूरी लड़ाई में थक चुके हो तो एक बात याद रखो कि एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। ये एक एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा जहां पर मैं इस तरह की वीडियोस बना रही होंगी, लेकिन आज आई एम रनिंग ए यूट्यूब चैनल, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो क्या ये सब कुछ मैंने डिसाइड किया हुआ था? क्या ये सब कुछ मेरे बोर्ड एग्जाम्स ने मेरे लिए डिफाइन किया? मैं तो कहीं पर भी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो एक सिंपल कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो आपके लिए भी आपका करियर सिर्फ एक एग्जाम डिफाइन नहीं कर सकता, आप उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। आप एक एग्जाम से, एक 3 घंटे के एग्जाम से कहीं ज्यादा मायने रखते हो, आपकी वर्थ उससे कहीं ज्यादा। वो डिसाइड नहीं करता कि आप लूजर हो या फिर नहीं हो। तो अगर आप भी स्टडी कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी फील्ड कौन सी है और आपके करियर प्लान्स क्या है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट that's why I'm a content creator, not a doctor, a journalist, or engineer. I can't even pronounce student.